वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आई होप कि आप उनका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और उन पे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, मेरे लिए या आप किसी अपने पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए नहीं कर रहे हो। तो जो कुछ कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, जरूर से जरूर उसको प्रॉपर जो है नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल्स जरूर सोल्व कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को 9th 10th +1 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ, डिटेल्ड बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, और उनके PDF नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो हम बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा किसी इंटीरियर में, किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में क्या रहता है, जीरो। जैसे मान लिया मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर बॉडी है, ठीक है, और जैसे मैं इसको फील्ड के अंदर रखूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब होता है क्या है कि आप लोगों को ये सब अच्छे से पता है कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, सपोज करो E1, अब इसके फील्ड के अंदर मैंने जब इस कंडक्टर को रखा है तो ये चार्ज इंड्यूस करेगा। सपोज करो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को ये भी पता है कि जितना नेगेटिव है, जितना जो है आपने एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई कर रखा है प्लेट्स पे, उतना ही चार्ज ये इंड्यूस करके देता है हमें। और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं E2 से रिप्रेजेंट करूं तो वो भी उतनी ही है, क्योंकि सेम चार्ज है। जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर है उतना ही चार्ज ये इंड्यूस करके देगा हमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। तो ये याद रखना, जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। एक और चीज बात कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी क्लोज सरफेस से हमेशा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली एग्जिट आउट होती है, ठीक है। जैसे मान लिया ये कंडक्टर है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये जिस सरफेस से ये एग्जिट आउट हो रही है वहां एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगी, नॉर्मली होगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट चार्ज। जैसे मान लिया मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस पर हमेशा जो चार्ज है अंदर कितना होता है, जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो। और जितना भी नेट चार्ज है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी। जितना भी चार्ज, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये याद रहे, अंदर चार्ज हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो पोटेंशियल के अगर बारे में बात करूं, जैसे मान लिया कंडक्टर की ही मैं बात कर लेता हूं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टडी किया था, dV/dr, और मैंने वहां पे आप लोगों को यह भी बताया था कि V जहां पे कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r अगर आप करोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल भी जीरो होगा। जैसे इस फिगर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर कितना है, जीरो है। तो यहां अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो। कंडक्टर है ये, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल कितना है, जितना कि सरफेस पे है, और सरफेस पे कितना होगा, वो जितना भी चार्ज है, सपोज करो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है तो ये हो जाएगा Q/4πε0, और जो इसकी रेडियस है, चाहे इसके सेंटर पे बात करो या इसके सरफेस पे बात करो, पोटेंशियल इतना होगा, वो चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अब जैसे मान लिया ये एक बॉडी है और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो वो इतना आता है। और इसको सपोज करो करने के लिए मैं एक इरेगुलर शेप की बॉडी कोई ले लेता हूं और कोई उसमें लेट्स सपोज मैंने ds एलिमेंट यहां से क्रॉप कर लिया, और ds एलिमेंट को मैं कंसीडर करके सपोज करो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है
अब आपको एक चीज पता होगा, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या था? दैट मीन्स इमेजिनरी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, ये पील शेप की मैंने कंसीडर कर ली, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। अब आपको पता है कि इस ds सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो d फाई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं E इंटू डी एस। कोस ऑफ थीटा लोगे तो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, सो कोस ऑफ जीरो आएगा, तो ई ds लिख सकता हूं मैं। लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई अगर हम करें तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जितना भी फ्लक्स होगा उस सरफेस से जो पास हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये मैं इसके क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर लिख लेता हूं, ds एलिमेंट से जो फ्लक्स पास आउट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और अगर आप यहां नोटिस करो कि जो मैंने E इंटू डी एस लिखा है दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो मेरा यहां मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्चुअल में कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करूं मैं। अब इसके लिए आपको दोबारा से थोड़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? क्यू अपॉन एरिया यानी ds। ठीक है, तो ये हम यहां पे वैल्यू रखेंगे E इंटू डी एस इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो ds विल गेट कैंसिल और E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यानी कहने का मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है और वही चीज है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी से हमारा मतलब है कोई इस टाइप का शेप है कोई, ठीक है, होलो, और अंदर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो था लेकिन पोटेंशियल नेवर इक्वल्स टू जीरो। जितना भी चार्ज इसके सरफेस पे है, अगर ये कंडक्टर है तो उतना ही चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, ये तो था कुछ जनरल पॉइंट्स जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से हमारा मतलब क्या है, एक फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना of protecting certain space from electric field। लेट सपोज कि आप किसी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, वो बॉडी है ये, इस बॉडी को मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर कोई चार्ज ना आए, तो मैंने क्या किया, इसको एक कोई और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रख दिया, तो इस पे जो भी चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दी आउटर बॉडी। तो ये बॉडी बच जाएगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि ये अंदर हमें पता है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये एक मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। इसके अलावा आप लोगों ने और चीज समझी होगी, वो क्या है कि लाइटनिंग कंडक्टर, या फिर हम लाइटनिंग जब होती है थंडरस्टॉर्म के अंदर, तो आपने देखा होगा कि हमें हिदायत दी जाती है कि आप जो है किसी गाड़ी के अंदर बैठे तो गाड़ी के अंदर रहें, कार है तो कार के अंदर बैठे रहें, क्योंकि हमें पता है कि कार का जो बॉडी है वो क्या है, कंडक्टिंग है। अगर आप उसके अंदर बैठे हो तो अगर आपके ऊपर लाइटनिंग होती भी है तो, क्योंकि आप ऐसे स्पेस के अंदर हो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, तो आपके ऊपर अगर लाइटनिंग होती भी है तो वो जितना भी चार्ज है उस बॉडी के सरफेस पे रहेगा। ठीक है, आप जो है बचे रहोगे उससे। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की ही प्रोसेस है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हो जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें जो है कोई चार्ज हमारे ऊपर ना एक्यूमुलेट हो, तो हम अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर होंगे तो जितना भी चार्ज हमारे ऊपर है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो आउटर हमारे चारों तरफ जो कंडक्टिंग बॉडी है उस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी की या हो सकता है कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, सो हम इसको ये सिंपली ये लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू स्टोर और होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो कितना चार्ज जो है होल्ड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को जो है
अगर हम समझें तो वो किस तरीके से समझा जा सकता है, उसके लिए आपको याद होगा कि जैसे जैसे चार्ज हम किसी बॉडी पे इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, एज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे इस बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज है, सपोज करो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, R अगर इसकी रेडियस है तो हमें ये पता है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम अब इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां आ गया हमारे पास में C, Q इज इक्वल्स टू CV। तो ये जो C मैंने यूज किया है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब जो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इसको किस में मेजर करेंगे, मेजर्ड इन फेराड, इसमें मेजर करते हैं फेराड में। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फेराड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। मिली फेराड का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -3 फेराड। माइक्रो फेराड का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -6 फेराड। अगर नैनो फेराड है तो 10 रेज़ टू द पावर -9 फेराड। पिको फेराड भी यूज कर लेते हैं, पिको फेराड या माइक्रो फेराड लिख देते हैं इसको, 10 रेज़ टू द पावर -12 फेराड। ठीक है, तो ये फेराड जो है इसकी जनरल यूनिट होती है। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस जो है इसके क्या होते हैं, ये डायमेंशन आप लिख सकते हो m रेज़ टू द पावर -1, l रेज़ टू द पावर -2, t रेज़ टू द पावर 4 एंड a रेज़ टू द पावर 2। अब ये जो है मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, ये +1 का मैटर है। आप इसको कैसे निकालते हो, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते होते हैं, बना सकते हो। अब देखिए फेराड जो है, यहां से हम समझते हैं C इज इक्वल टू Q/V लिख सकते हैं। सो 1 फेराड इज इक्वल टू कब लिखा जा सकता है, 1 कूलाम और 1 वोल्ट पोटेंशियल। यानी किसी बॉडी का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 1 फेराड तब बोला जाता है जब वो 1 वोल्ट के ऊपर 1 कूलाम चार्ज को होल्ड करता हो। ठीक है, तो ये आप अपने आप से डिफाइन कर सकते हो, इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों को अभी नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद लिख सकते हो। सो 1 फेराड इज डिफाइंड एज द electrical capacitance of the body which holds 1 coulomb charge at 1 volt potential। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। जो एक्चुअल में कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर 1 शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। अभी मैं थोड़ा कंडक्टर के बारे में ही बात कर लेता हूं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर की जब बात आती है तो उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। परमिटिविटी, सराउंडिंग मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, उसके आसपास में जो है कोई और कंडक्टर है या नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता होता है। तो हम ये सारी चीज जो है अभी समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं 1 फेराड का मतलब होता है कितना, 965,000 कूलाम। ठीक है, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां आती है वहां पे 1 फेराड के अंदर कितना होता है, 965,000 कूलाम जो है चार्ज होता है। और 1 कूलाम चार्ज के अंदर आपने पढ़ा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या बनता है, 1 कूलाम। तो एक्चुअल में 1 फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका मैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करूं। ये सपोज करो वो स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी जो रेडियस है वो है r, और इस पे चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो मैंने ऐसे शो कर दिया। लेट्स सपोज ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये क्या है हमारा,
spherical conductor of radius r which carries q amount of charge at its surface, क्योंकि सरफेस पे होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इतना ही पोटेंशियल इस बॉडी के अंदर भी होगा, कंडक्टर है, ठीक है, जीरो नहीं होगा पोटेंशियल। बट हमने पढ़ा है कि V जो है वो किसके इक्वल होता है, V किसके इक्वल होता है, आप अभी फॉर्मूला जो पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV, वहां से भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं दोनों तरफ जो है C से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उस सब चीज की करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो है यहां से V इक्वल्स टू ये अगर आप जानते हो तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। अब एज Q इक्वल्स टू CV और V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय C, Q डिवाइड बाय C। तो अब ये जो चीज है इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q विल गेट कैंसिल और C इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो कैपेसिटी है, इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो जो कैपेसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस जितनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है कि क्या है, ई जो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। अगर कोई मीडियम है, इसके अंदर कुछ मीडियम फिलअप कर रखा है तो उसका मीडियम की आ जाएगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बट आप लोग यहाँ पे जो नोटिस कर पा रहे हो वो ये है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ इट, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को यहाँ पे विद PDF एंड न्यूमेरिकल्स मैं आपको 9th से +2 तक की फिजिक्स टीच कर रहा हूं, टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कंसेप्ट। अभी इससे रिलेटेड जो है हम जो कुछ हमें जानना था कैपेसिटेंस से रिलेटेड काफी कुछ हमने जान लिया। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, वो ये है कि कैपेसिटेंस एक्चुअल में अगर आप स्फेरिकल कंडक्टर का जान चुके हो तो कैपेसिटर का क्या होगा और कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब ये कैपेसिटर क्या चीज है, तो ये कैपेसिटर के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर न्यूमेरिकल्स कीजिए। वीडियो जरूर शेयर करते रहिए, जब भी आपके पास वीडियो पहुंचता है, लिंक पहुंचता है, यूट्यूब चैनल पे मेरे जरूर जाते रहिए, वहां पे देखिए कि कैसी वीडियो मैंने अपलोड की है। 9th का 10th का जो भी लेक्चर आपको चाहिए वो वहां पे प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, 9th 10th +1 और 2, तो वहां पे प्ले लिस्ट में आपको बिल्कुल सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे सबके। तो ये हेल्प जो है आप लोगों को वहां से मिल सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।